हेलो गाइस, दिस जोली मिश्रा एंड वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, आप तो जान ही गए होंगे किस चैप्टर के बारे में, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम ये जो चैप्टर है, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा, जिसके लिए जो भी हो वो ठीक है। लेकिन अब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये आपका कई नंबर लेकर बैठा हुआ है, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अपना नंबर आप बचा लीजिए, मतलब ये वीडियो आप पूरी देखिए, इस पे प्रैक्टिस करिए, वगैरह वगैरह करिए, ताकि आपके वो नंबर बच जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही चल गया है कि वीडियो में किस पर है। वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो चैप्टर है हमारा, उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ही ये वीडियो है। ठीक है, और मोटिवेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब आप कर देंगे। इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनेगा। पहले हम ये टॉपिक आपको समझा देते हैं, उसके बाद उस तरह के क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि जैसे ये दो समीकरण युग्म आपके पास है, एक समीकरण युग्म आपके पास है, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आपके पास है, ये समीकरण एक, ये समीकरण दो। अब यहाँ पे ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, जब ये a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वहां पे तुलना करना होगा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर मिलता है तो समझ लो कि जो उसमें मतलब जो दोनों रेखाएं हैं, क्योंकि ये एक रेखा प्रदर्शित करेगा, ये एक रेखा प्रदर्शित करेगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या रूल है, दूसरा रूल है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 अगर है, यानी कि तीनों जब बराबर है, तीनों जब बराबर है तो दोनों रेखाएं संपाती हैं। संपाती है मतलब एक के ऊपर एक पड़ी हुई है। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, इसी को संपाती कहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 हो बट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो अगर, तब समझ लो कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है, समांतर हैं। तो ये तीनों रूल आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, क्या कि अगर दोनों मतलब पहले a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित ऐसे कर रही हैं दोनों रेखाएं, और अगर तीनों बराबर हैं यानी कि वो संपाती हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं। अगर ये दोनों बराबर है बट ये ना बराबर हो, यानी कि समझ जाओ कि दोनों समांतर है। ठीक है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाते हैं। आपको देख के डर लग रहा होगा कि हमने अरे बाप रे इतना क्वेश्चन लिख दिया, नहीं डरो नहीं, ये सारे सॉल्व हो जाएंगे। बस आप देखो अभी मैंने क्या सिखाया कि आपको ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, आपको केवल तुलना करना है। देखो इन तीनों क्वेश्चन में करना क्या है, a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2 की तुलना करके ये बताना है कि ये समांतर है, संपाती है, प्रतिच्छेदित करती है, क्या करती है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। इसमें a1 by a2 ये हो गया, b1 और ये b2, ये c1 ये c2। तो अब सबसे पहले हम तुलना करते हैं। जब हम a1 by a2 निकालेंगे तो ये आएगा 5/7, b1 by b2 निकालेंगे तो क्या आएगा, -4/6, यानी कि 2 दूना 4 2 तिहाई 6। आपको तुरंत समझ में आ गया होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है यानी कि ये और ये जो है वो बराबर नहीं है। तो पहला हमने आपको क्या बताया कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 अगर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, इतना समझ में आया क्या है इस क्वेश्चन में क्या है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बिंदु किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इतना क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये एक दोनों मतलब एक रैखिक समीकरण युग्म है, इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। करना कुछ नहीं है, बस आपको a1 by a2 इज इक्वल टू लिखना है b1 by b2 और फिर आपको दिखा देना है जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया है, बस उसी को लिख करके लिख देना है कि अतः ये प्रतिच्छेदित करती हैं, संपाती हैं या समांतर है। a1 by a2 यहाँ पे देखेंगे 6/2 आएगा, यानी कि 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 तिहाई 6 आ गया, और ये b1 by b2 आएगा, मतलब ये कितना हो गया, 3 हो गया, और c1 by c2 यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा 10/9, यानी कि क्या है कि ये दोनों तो बराबर हैं, ये दोनों तो बराबर हैं बट ये बराबर नहीं है, c1 by c2 बराबर नहीं है। मतलब क्या हो गया हमारा थर्ड
थर्ड पॉइंट में दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होंगी, समांतर होंगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, क्योंकि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है तो है, बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये छोटा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें भी वही सेम काम करना है, आपको a1/a2 निकालना है, यानी कि 9/18 यानी कि 1/2, 9 का 9, 9 दूनी 18। b1/b2 देखना है 3/6, 3/6 का मतलब क्या है 1/2। c1/c2 अब हम देख लेते हैं 12/24, यानी कि 12 का नम 12, 12 दूनी 24। मतलब क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। मतलब क्या हुआ, देखो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, संपाती हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, यानी कि दोनों रेखाएं जो है एक दूसरे के संपाती हैं। देखो ये तो फिक्स है। एक क्वेश्चन जो बनेगा वो प्रतिस्थापन विधि से बनना है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा कि माना x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है, ऐसे आपको दे देगा, और x माइनस वाई बराबर 4 है, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 है। अब पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं इस चैप्टर का जो चैप्टर लिखा हुआ है इसका क्या अर्थ है। देखो दो चर मतलब आपको पता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे वो दो होने चाहिए। ऐसा समीकरण जिसमें वो जिसकी वैल्यू चेंज हो वो दो हो, और वो समीकरण रैखिक हो। मतलब दो फाउंडेशन है। पहली बात तो उस समीकरण में दो चर होने चाहिए और दूसरा वो रैखिक होना चाहिए। और मतलब ये इस चैप्टर की रेगुलेशन है। जैसे हमने लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, क्या ये रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाला? बिल्कुल है। a b c आपका एक अचर हो गया, मतलब एक स्थिरांक हो गया, x y यहाँ पे चर हो गया, दो चर हमें मिल गए, है ना। और जो रैखिक समीकरण यानी कि चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, दोनों में है भाई, ये तो हमें दिख ही रहा है ना, ये दोनों चर है, अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण ये हो गया। और अगर एक इसी तरीके का और ले लोगे, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, तो ये रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा। अब देखो क्या यहाँ पे बताओ क्या ये रूल फॉलो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो x y दो चर मिल गए और ये दो चर मिल गया, साथ ही साथ ये रैखिक समीकरण युग्म है। साथ ही साथ ये रैखिक समीकरण है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चर है उसकी अधिकतम घात 1 है ना। तो ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं चैप्टर का मतलब। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कह देगा कि आपको दो समीकरण ऐसे दे देगा और कह देगा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो अब आप कैसे करोगे? देखो प्रतिस्थापन विधि से हल करने का सिर्फ ऐसा रूल होता है, पहला स्टेप आपका होगा, देखो प्रतिस्थापन विधि से जब हल करोगे तो पहले स्टेप में आप क्या करो कि कोई में दो, ये जैसे एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, दोनों समीकरणों में से एक समीकरण आप पकड़ लो, उससे अब चाहे x का मान निकाल लो, जैसे x का मान निकालोगे 14 माइनस वाई आएगा, चाहे y का मान निकाल लो 14 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पहले स्टेप में x का मान निकाल लो, ठीक है, हम x का मान ले लेते हैं। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करो, वही x का मान किस समीकरण में रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो। जब इसमें x का मान रखोगे तो वहां से आपको y का मान मिल जाएगा, और जब y का मान मिल जाएगा यही y का मान वापस 1 वाले में रख दो या 2 वाले में ही रख दो, वापस 2 वाले समीकरण में रख दो। तो उससे क्या हो जाएगा, x और y दोनों का मान मिल जाएगा। समझ में कुछ नहीं आया होगा, मुझे पता है, हम करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। अब हम पहले समीकरण से क्या हमारा फर्स्ट स्टेप है कि x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण 1 से। लिख लो आप समीकरण 1 से, ठीक है। अब यहां से x का मान निकल के क्या आएगा, 14 माइनस वाई, x प्लस वाई बराबर 14 है। जब x बराबर आप करोगे तो ये उधर जाएगा, यानी कि 14 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। यहां से हमें x का मान मिल गया। अब इसी x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर ऐसा आप लिख लोगे, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो यहाँ पे कौन सा मान आ जाएगा, ये वाला मान आ जाएगा। तो 14 माइनस वाई और फिर माइनस का y बराबर 4। अब देखो ये हो गया हमारा 14 और ये इधर लेके आओगे तो माइनस का 4। अब इज इक्वल टू ये y उधर जाएगा और ये भी y उधर जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और y प्लस वाई मतलब 2y। इधर क्या बचा, 14 से 4 गया तो कितना बचा, 10 बराबर 2y, यानी कि y बराबर आपका कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 2 गुणे में है, इधर जाके भाग में होगा, तो y बराबर आपको 5 मिल गया।
अब इसी y का मान, अब यहाँ पे लिखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसा आप लिख लो, है ना। अब इसमें आप y का मान रखो तो x प्लस 5, y का मान 5 है और बराबर 14, तो x बराबर कितना आएगा, 9 आएगा, क्योंकि x बराबर 14 माइनस 5 होगा, 14 में से जब 5 आप माइनस करोगे 9 आएगा, यानी कि x बराबर आपको 9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है प्रतिस्थापन विधि वाला। प्रतिस्थापन विधि से एक पूछ लेता है, 2 समीकरण देगा, बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। डरना नहीं है, देख करके सीधा सीधा इतना करना है कि पहले समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना है और उसका मान दूसरे वाले समीकरण में रख दो, वहां से एक चर का दूसरे चर का मान निकल आएगा। अब उस दूसरे चर का मान पहले वाले समीकरण में रखोगे तो उसका मान निकल आ जाएगा, है ना। तो यानी कि दोनों चर का मान हमें निकल जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि वाला हम हल करते हैं।